नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है बुक ट्यूबर विशाल चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डेल कार्नेगी की पुस्तक चिंता करना छोड़ें और जीना शुरू करें के दूसरे अध्याय चिंताजनक स्थितियों से निपटने के उपाय के बारे में। इस अध्याय में डेल कार्नेगी हमें बताते हैं कि हमें जीवन में आने वाली चिंताजनक स्थितियों से कैसे निपटना चाहिए। वे विभिन्न तकनीकों और उपायों का सुझाव देते हैं जिनसे हम चिंताओं को कम कर सकते हैं और प्रसन्नता से जीवन जी सकते हैं। इस अध्याय में डेल कार्नेगी हमें विभिन्न प्रेरक कहानियां और अनुभव साझा करते हैं जो हमें चिंताजनक स्थितियों से निपटने के उपाय समझाते हैं। वे सिखाते हैं कि चिंता केवल अफवाहों और अनिवार्य चीजों के लिए होती है और हमें इससे कैसे बाहर निकलना चाहिए। अगर आप इस अध्याय को और गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारा अगला वीडियो देखें जहां हम इस अध्याय की और विस्तार से बात करेंगे। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और एक ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। चैप्टर 2 चिंताजनक स्थितियों से निपटने के उपाय। जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि हो चुकी घटनाओं को स्वीकार करना ही किसी दुर्भाग्य के परिणामों से उबरने का पहला कदम है। विलियम जेम्स। क्या आप चिंताजनक परिस्थितियों से निपटने का अचूक फॉर्मूला जानना चाहते हैं जो तत्काल कार्य करे? एक ऐसा उपाय जिसे आप अभी इस पुस्तक को आगे पढ़ने से पहले आजमा सकते हैं। तो मैं आपको ये तरीका बता सकता हूँ जिसे विलिस एच करियर ने अपनाया था। विलिस एच करियर एक प्रतिभाशाली इंजीनियर हैं जिन्होंने एयर कंडीशनिंग उद्योग शुरू किया था और जो साइरकस, न्यूयॉर्क में विश्व प्रसिद्ध करियर कॉरपोरेशन के प्रमुख रह चुके हैं। चिंता की समस्याओं को सुलझाने के लिए इतनी बढ़िया तकनीक मैंने बहुत कम सुनी है। जब हम एक दिन इकट्ठे न्यूयॉर्क में इंजीनियर्स क्लब में लंच कर रहे थे तब मिस्टर करियर ने व्यक्तिगत रूप से यह बात मुझे बताई। करियर ने कहा, मैं बफेलो, न्यूयॉर्क में बफेलो फौज कंपनी में कार्य करता था। मुझे क्रिस्टल सिटी, मिसूरी में पिट्सबर्ग प्लेट ग्लास कंपनी के लाखों डॉलर के कारखाना में गैस साफ करने की मशीन लगाने का कार्य सौंपा गया। मशीन को लगाने का उद्देश्य था गैस से अशुद्धियां हटाना ताकि जलते समय इंजनों को नुकसान न पहुंचे। गैस साफ करने का ये तरीका नया था। इसके पहले सिर्फ एक बार ही इसका प्रयोग किया गया था और वह भी अलग परिस्थितियों में। क्रिस्टल सिटी, मिसूरी में मेरे कार्य के दौरान अप्रत्याशित कठिनाइयां आई। हालांकि मशीन कार्य कर रही थी, पर उस तरह नहीं जिस तरह की गारंटी हमने दी थी। मैं अपनी असफलता से स्तब्ध था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिर पर हथौड़ा मार दिया हो। मेरे पेट में मरोड़े उठने लगी। कुछ समय तक तो मैं इतना चिंतित रहा कि मेरी नींद उड़ गई। आखिरकार मुझे ये सीधी सी बात समझ में आ गई कि चिंता करने से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए मैंने बिना चिंता किए समस्या का हल ढूंढने का रास्ता सोचा। ये बहुत बढ़िया रास्ता था। इस चिंता प्रतिरोधी तकनीक का प्रयोग मैं पिछले 30 साल से कर रहा हूँ और यह काफी आसान है। कोई भी इसका प्रयोग कर सकता है। इसमें 3 कदम हैं। पहला कदम, मैंने बिना डरे ईमानदारी से स्थिति का विश्लेषण किया और अनुमान लगाया कि इस असफलता के परिणामस्वरूप मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता था। मुझे जेल भेजने वाला या फांसी पर लटकाने वाला कोई नहीं था। ये बात तो तय थी, हालांकि हो सकता था कि मुझे नौकरी से निकाल दिया जाए। यह आशंका थी कि मेरी कंपनी को यह मशीन हटानी पड़े, जिससे उसे $20,000 का घाटा हो सकता था। दूसरा कदम, बुरे से बुरे परिणामों का अनुमान लगाने के बाद आवश्यकता पड़ने पर मैंने इसे स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार किया। मैंने खुद से कहा, यह असफलता मेरे करियर को धक्का पहुंचाएगी और इससे मेरी नौकरी भी जा सकती है, परंतु अगर ऐसा होता भी है तो मुझे दूसरी नौकरी हमेशा मिल सकती है। स्थितियां और भी बुरी हो सकती थीं और जहां तक मेरी कंपनी का सवाल था तो सब जानते थे कि हम गैस साफ करने की एक नई तकनीक पर प्रयोग कर रहे थे और अगर इस प्रयोग में $20,000 का खर्च आता है तो कंपनी इसे सहन कर सकती है। कंपनी इसे रिसर्च के खाते में डाल सकती है क्योंकि यह एक प्रयोग था। तीसरा कदम, इसके बाद मैंने अपना पूरा समय और पूरी ऊर्जा शांति के साथ इस कार्य में लगाई कि उन बुरे से बुरे परिणामों को कैसे सुधारा जा सकता है जिन्हें मैंने पहले ही मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया था। मैंने अब ऐसे तरीके खोजना शुरू किए जिनसे हम $20,000 के घाटे को कम कर सकते थे। मैंने कई परीक्षण किए और अंत में मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अगर हम एक अतिरिक्त यंत्र खरीदने में $5,000 और खर्च कर दें तो हमारी समस्या सुलझ जाएगी।
हमने ऐसा ही किया और कंपनी को $20,000 का घाटा होने के बजाय $15,000 का फायदा हो गया। अगर मैं चिंता करता रहता तो शायद ये कभी नहीं कर पाता, क्योंकि चिंता के साथ बहुत बुरी बात यह है कि यह हमारी एकाग्रता की शक्ति को समाप्त कर देती है। जब हम चिंता करते हैं तो हमारा दिमाग हर तरफ भटकता रहता है तथा हम निर्णय लेने की शक्ति खो देते हैं। परंतु जब हम बुरे से बुरे परिणाम का सामना करने के लिए खुद को विवश करते हैं और उसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेते हैं, तो हम इस स्थिति में आ जाते हैं कि अपनी समस्या पर पूरी एकाग्रता से विचार कर सकें। जो घटना मैंने बताई है वह कई साल पहले हुई थी, परंतु ये तकनीक मुझे इतने कार्य की लगी कि मैं तब से इसका लगातार प्रयोग कर रहा हूँ और इसी कारण आज मेरा जीवन चिंता से पूरी तरह मुक्त है। सवाल यह है कि मनोवैज्ञानिक रूप से विलिस एच करियर का जादुई फॉर्मूला इतना अमूल्य और व्यवहारिक क्यों है? क्योंकि यह हमें उन बड़े काले बादलों से नीचे ले आता है जिनमें हम चिंता में अंधे होकर इधर उधर भटकते हैं। ये हमारे पैरों को धरती पर अच्छी तरह कसकर जमा देता है। हम जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, और अगर हमारे पैर के नीचे ठोस जमीन न हो तो हम दुनिया की किसी भी चीज के बारे में ठीक तरह से कैसे सोच सकते हैं। एप्लाइड साइकोलॉजी के पितामह प्रोफेसर विलियम जेम्स की मृत्यु 1910 में हो गई। अगर आज वह जिंदा होते और बुरे से बुरे का सामना करने के इस फॉर्मूले को सुनते तो इसकी प्रशंसा ही की होती। मैं ऐसा इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि उन्होंने अपने विद्यार्थियों से कहा था कि जो हो गया उसे स्वीकार कर लो, क्योंकि हो चुकी घटनाओं को स्वीकार करना ही किसी दुर्भाग्य के परिणामों से उबरने का पहला कदम है। यही विचार लिन यूटिंग ने अपनी लोकप्रिय पुस्तक द इम्पोर्टेंस ऑफ लिविंग में बताया था। इस चीनी दार्शनिक के अनुसार मन की सच्ची शांति बुरे से बुरे को स्वीकार करने से आती है। मुझे लगता है मनोवैज्ञानिक रूप से इसका अर्थ है ऊर्जा को मुक्त करना। बिल्कुल सही बात है, मनोवैज्ञानिक रूप से इसका अर्थ ऊर्जा को नए सिरे से मुक्त करना है। जब हम बुरे से बुरे को स्वीकार कर लेते हैं तो हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं रह जाता, और इसका यह मतलब है कि हमारे पास पाने के लिए सब कुछ होता है। बुरे से बुरे का सामना करने के बाद, जैसा विलिस एच करियर ने बताया था, मैं तत्काल शांत हो गया और काफी दिनों के बाद मैंने पहली बार राहत की सांस ली। उसके बाद ही मैं सोच सका। समझदारी भरी बात लगती है, फिर भी लाखों करोड़ों लोग गुस्से और चिंता में अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वे बुरे से बुरे परिणाम को स्वीकार नहीं कर पाते, उसे सुधारने की कोशिश नहीं करते, दुर्घटना से जितना बचा सकते हैं बचाने से इनकार कर देते हैं। अपने भाग्य को नए सिरे से बनाने की कोशिश करने के बजाय वे अनुभव के साथ हिंसक युद्ध करने लगते हैं, जो कटु होता है, और अंत में वे निरंतर चिंता करने की उस बीमारी के शिकार हो जाते हैं जिसे मेलैंकोलिया कहते हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि किसी और व्यक्ति ने भी विलिस एच करियर के जादुई फॉर्मूले को किस तरह अपनाया और अपनी समस्या को समझने के लिए इसका प्रयोग किस तरह किया? तो ये रहा न्यूयॉर्क के एक और डीलर जो मेरी कक्षा का विद्यार्थी था का उदाहरण है। मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा हो सकता है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि फिल्मों के बाहर भी ऐसा हो सकता था, परंतु मुझे वाकई ब्लैकमेल किया जा रहा था। हुआ ये कि मैं जिस ऑयल कंपनी का मालिक था उसमें कई डिलीवरी ट्रक और कई ट्रक ड्राइवर थे। उस समय युद्ध के नियम लागू थे और ऑयल की उस मात्रा पर राशनिंग की जा रही थी जो हम अपने ग्राहकों को दे सकते थे। मैं यह नहीं जानता था कि हमारे कुछ ड्राइवर नियमित ग्राहकों को कम तेल दे रहे थे और बचा हुआ तेल अपने खुद के ग्राहकों को बेच रहे थे। इस गैरकानूनी सौदेबाजी की पहली भनक मुझे तब लगी जब एक आदमी मेरे पास आया। उसने अपने आप को सरकारी इंस्पेक्टर बताते हुए मुझे चुप रहने की कीमत मांगी। हमारे ड्राइवर जो कर रहे थे उसके पास उनकी धोखेबाजी का सबूत था और उसने धमकी दी कि अगर मैंने पैसे नहीं दिए तो वह डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के ऑफिस में मेरे खिलाफ शिकायत करके ये सबूत उन्हें दे देगा। जाहिर है मैं जानता था कि मुझे कम से कम व्यक्तिगत रूप से डरने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं ये भी जानता था कि कानून के मुताबिक कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों के कामों के लिए जिम्मेदार होती है। यही नहीं, मैं ये भी जानता था कि अगर मामला अदालत में गया और अखबारों में छपा तो बुरे प्रचार की वजह से मेरा बिजनेस चौपट हो जाएगा और मुझे अपने बिजनेस पर नाज था। इसे मेरे पिताजी ने 24 साल पहले शुरू किया था। मैं चिंता में बीमार पड़ गया। मैंने 3 दिन और 3 रातों तक कुछ नहीं खाया, नहीं सो पाया। मैं गोल गोल घूम रहा था। क्या मैं उस आदमी को $5000 दे दूं या फिर उससे साफ साफ कह दूं कि उसे जो बुरे से बुरा करना है कर ले? दोनों ही विकल्पों का अंत बुरे सपने की तरह होता दिख रहा था। तभी रविवार की रात को मैंने अपनी हाउ टू स्टॉप वरीइंग बुकलेट खोली जो मुझे पब्लिक स्पीकिंग की कार्नेगी क्लास में मिली थी।
मैंने इसे पढ़ना शुरू किया और विलिस एच करिए की कहानी पढ़ी। इसमें लिखा था, बुरे से बुरे का अनुमान लगाओ। इसलिए मैंने खुद से पूछा, अगर मैं पैसे न दूं और वह डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के पास चला जाए तो मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। इसका जवाब था, मेरा बिजनेस चौपट हो सकता था, मेरे साथ इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। मुझे जेल नहीं हो सकती थी। मेरे साथ बुरे से बुरा ये हो सकता था कि नेगेटिव प्रचार के कारण मैं तहस नहस हो जाऊं। फिर मैंने खुद से कहा, अच्छा चलो मान लिया बिजनेस चौपट हो गया, मैं इसे मानसिक रूप से स्वीकार कर लेता हूँ। इसके बाद क्या होगा? अगर मेरा बिजनेस चौपट हो जाता है तो मुझे शायद नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे ऑल के बारे में काफी जानकारी है, बहुत सी कंपनियां मुझे खुशी खुशी नौकरी दे देंगी। ये सोचने के बाद मैंने राहत की सांस ली। 3 दिन और 3 रातों में घूमर रहे तनाव के बादल अब छटने लगे। मेरी भावनाएं शांत हो गईं और मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि मेरी सोचने की क्षमता वापस आ गई। अब मैं इतनी स्पष्टता से सोच रहा था कि तीसरे कदम पर आ गया, बुरे से बुरे को सुधारने की कोशिश करना। जब मैंने समाधानों के बारे में सोचा तो मेरे सामने तब बिल्कुल ही नया विचार आया। अगर मैं अपने वकील को सारी स्थिति बता दूं, तो शायद वह इससे बाहर निकलने का कोई ऐसा रास्ता निकाल सके जिसके बारे में मैंने न सोचा हो। मैं जानता हूं कि यह मूर्खतापूर्ण था कि यह बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई, पर उस समय मैं यह नहीं सोच रहा था, मैं सिर्फ चिंता कर रहा था। मैंने तत्काल मन बना लिया कि सुबह सबसे पहले जाकर अपने वकील से मिलूंगा और फिर मैं बिस्तर पर लेटा और घोड़े बेचकर सो गया। इसका अंत कैसा हुआ? अगली सुबह वकील ने मुझसे कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी से जाकर मिलूं और उन्हें सच्चाई बता दूं। मैंने बिल्कुल वही किया। मैंने उन्हें पूरी कहानी सुनाई और मुझे आश्चर्य हुआ जब डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ने बताया कि यह ब्लैकमेलिंग का गोरख धंधा कई महीनों से चल रहा है और जो आदमी सरकारी इंस्पेक्टर होने का दावा कर रहा है वो दरअसल एक अपराधी था जिसकी पुलिस को काफी दिनों से तलाश थी। आप समझ सकते हैं ये सुनकर मुझे कितनी राहत मिली होगी, क्योंकि मैं 3 दिन 3 रात तक इस उधेड़बुन में परेशान रहा था कि क्या मुझे उस धोखेबाज बदमाश को $5000 दे देने चाहिए। इस अनुभव ने मुझे एक महत्वपूर्ण सबक सिखा दिया। अब जब भी मेरे सामने कोई चुनौतीपूर्ण समस्या आती है जिसके कारण मैं चिंता में पड़ सकता हूं, तो मैं इस समस्या पर विलिस एच करिए का फॉर्मूला आजमाता हूं। अगर आपको लगता है कि विलिस एच करिए के पास समस्याएं थीं तो सुनिए, आपने अभी तो कुछ सुना ही नहीं है। ये रही विनवेस्टर, मैसेच्यूसेट्स के अर्ल हेनी की कहानी। यहाँ उनकी कहानी उसी रूप में दी गई है जिस रूप में उन्होंने यह मुझे 17 नवंबर 1948 को बोस्टन के स्टेटलर होटल में सुनाई थी। 20 के दशक में मैं इतना चिंतित रहता था कि मेरे आमाशय की परत में अल्सर होने लगे। एक रात मुझे भयानक रक्तस्राव होने लगा। मुझे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जो नॉर्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के स्कूल ऑफ मेडिसिन से जुड़ा है। मेरा वजन 175 पाउंड से कम होकर 90 पाउंड रह गया। मैं इतना बीमार था कि मुझे चेतावनी दी गई कि अपना हाथ भी न उठाऊं। एक जाने-माने अल्सर विशेषज्ञ सहित 3 डॉक्टरों ने कहा कि मेरी बीमारी लाइलाज है। मैं दवाओं के दम पर जिंदा रहा और हर घंटे दिए जाने वाले 1 चम्मच आधे दूध और आधी क्रीम पर। हर रात और हर सुबह एक नर्स मेरे आमाशय में रबर की एक नली डालती थी और उसकी सामग्री बाहर निकाल लेती थी। यही सिलसिला महीनों तक चलता रहा। आखिर मैंने खुद से कहा, देखो अर्ल हेनी, अगर तुम भविष्य में घिसती हुई मौत के अलावा कुछ नहीं देख सकते तो तुम्हारे पास जो थोड़ा सा समय बचा है, क्यों न उसका अधिकतम आनंद उठाया जाए। तुम्हारी हसरत थी कि मरने से पहले दुनिया की सैर करोगे, इसलिए अगर तुम्हें ये सैर करनी है तो इसे अभी करना होगा। जब मैंने डॉक्टरों को बताया कि मैं दुनिया की सैर करने जा रहा हूं और दिन में 2 बार अपने खुद के आमाशय को पंप करने जा रहा हूं, तो वे चौंक गए। असंभव, उन्होंने इस तरह की चीज कभी नहीं सुनी थी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मैंने दुनिया की सैर शुरू की तो मेरा शरीर समुद्र में दफन होगा। मैंने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैंने अपने रिश्तेदारों से वायदा किया कि मैं ब्रोकन बाव, नेब्रास्का के पारिवारिक कब्रिस्तान में दफनाया जाऊंगा, इसलिए अपना ताबूत अपने साथ ले जा रहा हूँ। मैंने एक ताबूत का इंतजाम किया, इसे जहाज पर रखवाया और फिर स्टीमरशिप कंपनी के साथ इस तरह की व्यवस्था की कि मेरी मौत की स्थिति में वे लोग मेरी लाश को बर्फ के कंपार्टमेंट में रख देंगे और तब तक वही रखेंगे जब तक कि जहाज घर वापस नहीं लौट आता। मेरा सफर शुरू हो गया और मेरे अंदर बूढ़े उमर ख़याम की आत्मा मचल रही। हमारे सामने जो भी है उसमें पूरा आनंद लो, कहीं हम जल्दी ही मिट्टी में न मिल जाएं। मिट्टी मिलेगी मिट्टी में और मिट्टी के नीचे दब जाएगी, बिना शराब, बिना गीत, बिना साकी और बिना अंत के।
जिस पल मैं लॉस एंजेलिस में पूर्वी देशों की ओर जा रहे एस प्रेसिडेंट एडम्स नाम के जहाज पर सवार हुआ, मैं बेहतर महसूस करने लगा। धीरे धीरे मैंने दवाएं लेना और आमाशय पंप लेना बंद कर दिया और मैं जल्दी ही सब तरह के भोजन कर रहा था। यहाँ तक कि अजीब से स्थानीय पकवान और द्रव भी, जो मेरी मौत की गारंटी थे। कई सप्ताह गुजर जाने के बाद मैं लंबे काले सिगार भी पीने लगा और मैंने हाईबॉल्स भी पी। मैंने इतना आनंद लिया जो कई बरसों से नहीं लिया था। हम मानसून और तूफानों से भी टकराए, जिन्होंने मुझे ताबूत में पहुंचा दिया होता अगर मैं डरा होता, परंतु मुझे इस सारे रोमांच में बड़ा मजा आ रहा था। मैंने जहाज पर खेल खेले, गीत गाए, नए दोस्त बनाए और आधी रात तक जागा। जब हम चीन और भारत पहुंचे तो मैंने महसूस किया कि जिन बिजनेस समस्याओं से मैं अतीत में जूझ रहा था, वे पूर्वी देशों की गरीबी और भूख से तुलना करने पर तो स्वर्ग की तरह हैं। मैंने मूर्खतापूर्ण चिंता की आदत समाप्त कर दी और मुझे अच्छा लगने लगा। अमेरिका लौटने पर तो मेरा वजन 90 पाउंड बढ़ चुका था और मैं लगभग भूल चुका था कि मेरे आमाशय में कभी अल्सर भी थे। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतना स्वस्थ अनुभव नहीं किया था। मैं दोबारा अपने बिजनेस के कार्य करने लगा और तब से एक दिन भी बीमार नहीं रहा। अर्ल पी हेनी ने मुझे बताया कि वे अचेतन रूप से उन्हीं सिद्धांतों का प्रयोग कर रहे थे जिनका प्रयोग विलिस एच करियर ने चिंता को जीतने के लिए किया था। सबसे पहले मैंने खुद से पूछा, बुरे से बुरा क्या हो सकता है? इसका जवाब था मौत। दूसरे, मैंने मौत को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार किया। मुझे ये करना ही था, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। डॉक्टरों का कहना था कि मेरी बीमारी लाइलाज थी। तीसरे, मैंने उस स्थिति को सुधारने की कोशिश की। अगर मैं उस जहाज पर चढ़ने के बाद भी चिंता करता रहता तो इसमें कोई संदेह नहीं कि मेरी वापसी यात्रा ताबूत के अंदर ही होती। परंतु मैं आराम से रहने लगा, मैंने अपनी सारी मुश्किलों को भुला दिया। मन की इस शांति ने मुझे नई ऊर्जा दी, जिसने दरअसल मेरा जीवन बचा लिया। तो नियम नंबर 2 है, अगर आपके सामने चिंता करने वाली समस्या है तो विलिस एच करियर के जादुई फॉर्मूले के हिसाब से ये 3 कार्य कीजिए। 1. खुद से पूछें, बुरे से बुरा हो सकता है। 2. जरूरत पड़े तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। 3. फिर शांति से बुरे को सुधारने की कोशिश करें। अगर आपने इस चैप्टर को सुना है तो आप अपने विचार हमसे साझा करें और इस वीडियो को लाइक करना न भूलें। यदि आपने अभी तक ये पुस्तक नहीं पढ़ी है तो जल्दी से पढ़ें और हमें बताएं कि पुस्तक में आपको सबसे अधिक क्या पसंद आया। यदि आप इस पुस्तक की फिजिकल कॉपी प्राप्त करना चाहते हैं तो इसलिए मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। मेरी तरह आप भी अपने खाली समय का समझदारी से उपयोग करें। अपनी दैनिक दिनचर्या के साथ साथ कोको एफएम ऐप पर असीमित ऑडियो बुक, हिस्टोरिकल, बिजनेस, सेल्फ हेल्प, पर्सनल फाइनेंस और बहुत कुछ सुनो। कोड FMRMT 85 का उपयोग करें और 1 ईयर पर प्रीमियम सदस्यता पर 50% की छूट पाएं। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोको एफएम का लिंक दिया है। धन्यवाद दोस्तों कि आपने हमारे वीडियो को देखा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम अगली बार फिर से मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें।